Hello friends, welcome in our YouTube channel Evergreen W Classes। तो आज हम लोग अपने इन्वायरमेंट क्लास का ये चौथा दिन है और ये एलपी जेई सीबीटी 2 के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें इन्वायरमेंट का पोर्शन रहता ही रहता है, तो जरूर इसे चेकआउट करें और अपने इन्वायरमेंट में अच्छा से अच्छा स्कोर करें। चलिए ठीक है, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि पिछले क्लास में जैसे हम लोग इकोसिस्टम के बारे में पढ़े कि इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, इसके इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जानेंगे कि इसका फंक्शंस क्या है और ट्रांसमिशन ऑफ सब्सटेंसेस कैसे होते हैं इकोसिस्टम में, एनर्जी ट्रांसफर किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इकोसिस्टम जो है वो एक चेन है। इकोसिस्टम इज अ चेन ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट। इकोसिस्टम जो है वो एक चेन है जो कि इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म और जो उसके आसपास का इन्वायरमेंट है उससे जो इंटरेक्ट करते हैं उसका चेन इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम फंक्शन आर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स इन द फूड चेन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल एवरग्रीन डब्ल्यू क्लासेस। आज हम लोग अपने इन्वायरमेंट का फोर्थ क्लास लेकर के आए हैं। आई होप आप लोग को ये क्लासेस पसंद आ रहे हो और आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है, खास करके जो सीबीटी 2 देने जा रहे हैं उनके लिए। और बहुत सारे एग्जाम्स में इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज इसे चेकआउट करें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज हम लोग अपने सेशन का शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस एंड ट्रांसमिशन ऑफ सब्सटेंस इन इकोसिस्टम। तो पिछले क्लास में हम लोग इकोसिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो आज पढ़ेंगे कि इसका क्या फंक्शन है और किस तरह से इकोसिस्टम के अंदर ट्रांसमिशन होता है सब्सटेंस का। सब्सटेंस एक जगह से दूसरे जगह पे किस तरह से किस फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं और किस तरह से पूरा इकोसिस्टम फंक्शन करता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इकोसिस्टम इज अ चेन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। इकोसिस्टम जो है वो ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसका एक चेन है। इकोसिस्टम फंक्शन आर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स इन द फूड चेन। इकोसिस्टम का जो फंक्शन है वो है कि इकोसिस्टम के अंदर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है और न्यूट्रिएंट्स का भी एक्सचेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ फूड चेन। तो फूड चेन क्या होता है ये हम लोग अभी थोड़े ही देर बाद डिस्कस करेंगे डिटेल में कि फूड चेन क्या होता है और किस तरह से एनर्जी का एक्सचेंज होता है, किस तरह से न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज होता है ऑर्गेनिज्म के बीच में। सबसे पहले फूड चेन को जानने से पहले जानना होगा कि आखिर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। सोर्स ऑफ एनर्जी, द सन इज कॉल्ड द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो माना जाता है वो किसे माना जाता है? सन को, सूर्य को माना जाता है कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि अर्थ में जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन ही होता है। विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी के हेल्प से जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, और इन्हें प्रोड्यूसर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये अपना फूड डायरेक्ट बना सकते हैं सनलाइट के एनर्जी से।
जो सोलर एनर्जी होता है उसे कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब बात करते हैं हम लोग। अब ये प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूसर्स का काम कर रहे हैं, तो ये कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आखिर इकोलॉजी में कुछ तो प्रोडक्ट हो रहा, तो इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी क्या होता है? इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी refers to the primary fixation of solar energy by plants and the subsequent use of that fixed energy by plant eating herbivore, animal eating carnivores, and the detrivores that feed upon dead biomass। इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी जो होता है उसे कहा जाता है कि जो प्लांट्स क्या करता है, सबसे पहले सोलर एनर्जी से प्राइमरी फिक्सेशन जो करता है वो प्लांट्स करता है सोलर एनर्जी के थ्रू। उसके बाद जब कोई हर्बीवोर प्लांट्स को खाता है तो एनर्जी उसमें ट्रांसफर होता है, वो फिर अपना वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। उसके बाद फिर उसे हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाते हैं और डेट्रीवोर्स जो होते हैं वो डेड बायोमास पे फीड करते हैं। तो यही कहलाता है इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, कि वो जो फिक्सेशन हो रहा है एनर्जी का, एनर्जी को जो डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे ये लोग जो फिक्स्ड कर रहे हैं, तो वही कहलाता है इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। अब इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी में एक टर्म होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, कि पहला तो हो गया कि प्राइमरी प्रोडक्शन। तो प्राइमरी प्रोडक्शन हो जाता है कि कितना प्रोडक्टिविटी हो रहा। अब नेट प्राइमरी प्रोडक्शन हम कैसे निकालेंगे? तो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन निकालने के लिए जो हमारा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन होता है, मतलब ग्रॉस मतलब हो गया टोटल, कि टोटल जितना भी प्राइमरी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें हम माइनस कर देंगे अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय रिस्पिरेशन। आखिर रिस्पिरेशन में जो एनर्जी लॉस्ट होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू एनर्जी बनता है, लेकिन रिस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी टूटता है, तो जो लॉस्ट हो रहा है एनर्जी उसको हम माइनस कर देंगे, तो ये निकल जाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन जिसे कहते हैं एनपीपी। तो अब हम जानेंगे कि आखिर ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। ट्रॉपिक लेवल, तो ट्रॉपिक लेवल जो है कि द वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन और इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड होता है किसी चीज को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो पिरामिड कहलाता है, और जब इकोलॉजी के टर्म में करते हैं तो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है। तो बहुत सारे स्टेप होते हैं फूड चेन में एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक्स प्लेस फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इज नॉन एज ट्रॉपिक लेवल, कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज को ले जाना, ट्रांसफर ऑफ फूड या तो एनर्जी जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में होता है उसे ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है। अब बात करते हैं फूड चेन। फूड चेन जो होता है वो होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन ऑर्डर ऑफ द फूड दे ईट। मतलब कि ये एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है जो कि एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, वो भी ऑर्डर में, कि वो क्या खाते हैं, उनके फूड हैबिट से वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं इन ऑर्डर फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर एंड फ्रॉम प्रे प्रीडेटर्स स्कैवेंजर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर, पहले प्रोड्यूसर्स हो गया हमारा क्या, प्लांट हो गया प्रोड्यूसर्स, क्योंकि ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। उसके बाद प्रोड्यूसर को जो कंज्यूम करते हैं वो कहलाते हैं कंज्यूमर। उसके बाद जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो होता है जब डेड हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं, तो उसे जो डिकम्पोज करता है उसे कहलाता है, वो कहलाता है डिकम्पोजर। प्रे हो गया, प्रे हो गया जो शिकार करता है, और प्रीडेटर जो हो गया जो शिकारी होता है। अब हम लोग का जो ट्रॉपिक लेवल है वो चार ट्रॉपिक लेवल होता है, फोर ट्रॉपिक लेवल फूड चेन में। पहला जो होता है वो प्रोड्यूसर, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, अपना फूड जो खुद से बना सकते हैं उन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं। और जो प्रोड्यूसर को कंज्यूम करेगा वो कहलाता है प्राइमरी कंज्यूमर। ये जितने इसके बाद आएंगे वो सारे कंज्यूमर कहलाते हैं, क्योंकि वो किसी को कंज्यूम कर रहे हैं और ये दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो ये सारे हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। उसके बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करेगा वो कहलाता है सेकेंडरी कंज्यूमर, और जो फिर सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएगा वो कहलाता है टर्शरी कंज्यूमर। अब हम लोग बात करेंगे कि फूड चेन के टाइप्स कितने होते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ फूड चेन है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है ग्रेजिंग फूड चेन और एक होता है डेट्रिटस फूड चेन।
ग्रेजिंग फूड चेन में क्या होता है कि द ग्रेजिंग फूड चेन इज अ टाइप ऑफ फूड चेन इन विच एनर्जी एट द लोवेस्ट ट्रॉपिक लेवल इज एक्वायर्ड वाया फोटोसिंथेसिस। मतलब कि ग्रेजिंग फूड चेन में वैसा फूड चेन होता है जिसमें एनर्जी जो होता है उसका जो लोवेस्ट ट्रॉपिक ट्रॉपिक लेवल जो एनर्जी एक्वायर्ड करता है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू करता है। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो ग्रास या प्लांट जो हो गया ये हमारा सबसे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल और जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है ये अपना फूड जो एक्वायर्ड कर रहा है एनर्जी जो एक्वायर कर रहा है वो वाया फोटोसिंथेसिस के थ्रू कर रहा है। अब इसे फिर कंज्यूम करेगा ग्रास ओपर। ग्रास या प्लांट्स को कौन खाएगा? ग्रास ओपर खाएगा। ग्रास ओपर को माइस खा जाते हैं। माइस को स्नैक खा जाते हैं। स्नैक को ईगल्स खा जाते हैं। तो इस तरह से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं और जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं और जिस तरह से एक दूसरे को खाते हैं इसी को ही कहते हैं फूड चेन। और दूसरा है डेट्रिटस फूड चेन। तो डेट्रिटस फूड चेन उसे कहेंगे ये एक टाइप का फूड चेन है जो स्टार्ट होता है विथ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से। एग्जाम्पल सबसे पहला डेड लीफ। डेड लीफ को फिर ये डिकम्पोज करेगा वुडलॉस और इसे फिर खा जाएगा ब्लैक बर्ड। तो ये शुरुआत कहाँ से हो रहा है? मेरा डेड लीफ से। तो इसे कहेंगे डेट्रिटस फूड चेन। और ये मेरा शुरुआत हो रहा है कहाँ से? प्लांट से जो कि अपना फूड एक्वायर करते हैं वाया फोटोसिंथेसिस। तो इसे कहेंगे ग्रेजिंग फूड चेन और इसे कहेंगे डेट्रिटस फूड चेन। देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है कि ये फूड चेन किस तरह से चलता है। ये मेरा ऑटोट्रॉप है। प्लांट है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ये ग्रासहोपर है। फिर ये माइस है। माइस को खाएगा स्नैक। स्नैक को खाएगा ईगल। और इसी तरह से फिर ये चलता रहता है। नेक्स्ट है फूड वेव। फूड चेन तो हो गया कि एक ऑर्डर में होता है लेकिन फूड वेव क्या होता है कि ये एक तरह का जाल बनाता है। वेव मतलब होता है जाल। तो अ फूड वेव कंसिस्ट ऑफ ऑल द फूड चेन्स इन अ सिंगल इकोसिस्टम। जितने भी फूड चेन्स है वो सारे एक ही इकोसिस्टम में देखे जाते हैं तो वो फूड वेव कहलाता है। द फंडामेंटल पर्पस ऑफ फूड वेव्स इज टू डिस्क्राइब फीडिंग रिलेशनशिप अमंग स्पीसीज इन अ कम्युनिटी। और फूड वेव का जो फंडामेंटल पर्पस होता है ये डिस्क्राइब करना कि जो स्पीसीज है कम्युनिटी में उनका फीडिंग रिलेशनशिप कैसा है क्या है। फूड वेव्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड टू डिस्क्राइब द स्पीसीज इंटरेक्शन। और फूड वेव बताता है कि स्पीसीज इंटरेक्शन किस तरह से हो रहे हैं। तो देखिए अगर हम बात करें ग्रास ये मेरा सबसे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ग्रास। इसे रैबिट भी खाता है। इसे माउस भी खा रहा है और इसे ग्रास होपर भी खा रहा है। अब रैबिट को फॉक्स खा जाता है या फिर इसे हॉक भी खा जाता है। और माउस को फॉक्स भी खा जाता है हॉक भी खा जाता है इसे आउल भी कंज्यूम कर लेता है। एंड ग्रास होपर को फ्रॉग भी कंज्यूम कर लेता है। बर्ड भी कंज्यूम कर लेता है। और फ्रॉग को फिर आउल कंज्यूम कर सकता है एंड स्नैक कंज्यूम कर सकता है और बर्ड को स्नैक कंज्यूम कर सकता है एंड फिर स्नैक को हॉक। तो किस तरह से ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है कि पूरे और ये एक ही इकोसिस्टम में चल रहा है फूड चेन। एक दूसरे से सब इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे पे फीड करते हैं और यही कहलाता है फूड वेब। किस तरह से ये जाल बना रहे। नेक्स्ट टर्म जो है हमारा वो है बायो एक्यूमुलेशन। तो बायो एक्यूमुलेशन होता है कि जैसे कोई कॉन्टामिनेटेड कोई ये जैसे एक स्पीसीज है फिश का स्पीसीज है। यहाँ पे कोई कॉन्टामिनेंट आ गया। कोई कुछ डाला यहाँ पे कोई केमिकल पानी में तो उसका बॉडी क्या हुआ कॉन्टामिनेट हो गया। अब धीरे धीरे टाइम के साथ ये ग्राफ है टाइम का। टाइम के साथ क्या होता है कि जो कॉन्टामिनेंट कॉन्सेंट्रेशन है एक्वेटिक एनिमल्स में वो बढ़ता जाता है। तो यही हो जाता है बायो एक्यूमुलेशन की टाइम के साथ वो एक्यूमुलेट होते जा रहा है। धीरे धीरे जमा होता जा रहा है। बायोअक्यूमुलेशन इज डिफाइंड एज द इंक्रीज ऑफ contaminant concentrations इन एक्वेटिक एनिमल्स। यही बोला जा रहा है कि बायोअक्यूमुलेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो कॉन्टामिनेंट कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स में फॉलोइंग अपटेक फ्रॉम द एम्बियंट इन्वायरमेंटल मीडियम।
तो ये हमारा कहलाता है बायो एक्यूमुलेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा ये जो दिख रहा है ये है कॉन्टामिनेंट लेवल। तो यहाँ पे तो कुछ कम है, फिर धीरे धीरे जिस तरह टाइम के साथ ये बढ़ रहा है, ये कॉन्टामिनेंट लेवल भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट टर्म जो हमारा है वो है बायो मैग्निफिकेशंस। बायो मैग्निफिकेशंस क्या होता है? जैसे बायो मैग्निफिकेशंस होता है कि केमिकल का जो जमा होता है ऑर्गेनिज्म में, वो फिर धीरे धीरे फूड चेन के थ्रू एनिमल्स में बढ़ते जाता है, और जो सबसे लास्ट होता है उसमें सबसे ज्यादा वो केमिकल जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। वही बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। बायोमैग्निफिकेशन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ अ केमिकल बाय एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वाटर एंड फूड एक्सपोजर। ये बायोमैग्निफिकेशन जो है वो केमिकल का एक्यूमुलेशन है ऑर्गेनिज्म के थ्रू, जो कि वाट वो एक्यूमुलेट होता है बाय वाटर एंड फूड एक्सपोजर की वजह से, दैट रिजल्ट्स इन अ कंसंट्रेशन दैट इज ग्रेटर देन वुड हैव resulted from water exposure only and thus greater than expected from equilibrium। ये जो है बढ़ता ही जाता है। जैसे वाटर में जब जू प्लैंकटन में है तो ये 0.04 ppm है। उसके बाद इसे जू प्लैंकटन को कोई स्मॉल फिश खाएगा तो जो केमिकल एक्यूमुलेशन है इसमें बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर स्मॉल फिश को कौन खाएगा? लार्ज फिश। तो लार्ज फिश जब खाएगा तो उसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद फिर लार्ज फिश को खाएगा कोई बर्ड, कोई ईगल वगैरह, तो उसमें जो फिश ईटिंग जो बर्ड्स होते हैं, फिश ईटिंग बर्ड्स ऑफ प्रे जो होते हैं, तो ये फिर इसमें सबसे ज्यादा होगा। तो जो टॉप ट्रॉपिक लेवल होता है, टॉप कंज्यूमर टॉप कंज्यूमर में जो टॉक्सिसिटी लेवल होता है वो सबसे ज्यादा होता है। टॉक्सिसिटी लेवल बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट जो हम लोग का टर्म है वो है इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि दिखाता है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप दिखाना, वो भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से, वही हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड कहलाता है। और it shows the flow of energy at different trophic levels in an ecosystem। इकोसिस्टम के हर एक ट्रॉपिक लेवल में किस तरह से एनर्जी का फ्लो हो रहा है ये भी दिखाता है पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, ये तीन तरह का होता है। एक तो होता है पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पिरामिड ऑफ नंबर्स। पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में जानेंगे। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट शोज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल। ये पिरामिड ऑफ नंबर्स जो रहता है उसमें दिखाता है कि हर एक ट्रॉपिक लेवल में कितने ऑर्गेनिज्म हैं। द पिरामिड ऑफ नंबर वाज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स एल्टन। इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो दिया था चार्ल्स एल्टन ने इन 1927 में। नंबर ऑफ पिरामिड जो होता है वो दोनों तरह का हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है और इन्वर्टेड टाइप्स भी हो सकता है। देखिए, पिरामिड ऑफ नंबर्स अगर हम अपवर्ड का बात करें तो ये किस इकोसिस्टम में देखा जा सकता है? तो ये इन अपराइट पिरामिड द नंबर एंड बायोमास ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर एट फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ प्रोड्यूसर इज हाई। द टाइप ऑफ पिरामिड कैन बी सीन इन द ग्रासलैंड एंड पॉन्ड इकोसिस्टम। ये जो पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, और ये पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ट्री इकोसिस्टम। यहाँ पे देखिए जो प्रोड्यूसर है वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर, इस तरह से ये अपवर्ड होता है। तो ये याद रखना है कि पिरामिड ऑफ नंबर ग्रासलैंड इकोसिस्टम में कैसा होता है, तो कैसा होता है ये अपवर्ड होता है। पिरामिड ऑफ नंबर ऑन अ ट्री इकोसिस्टम या फिर फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये भी जो अपवर्ड होता है कि एक बिग ट्री, फिर उसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं और उस इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं स्मॉल बर्ड्स को कंज्यूम करते हैं लार्ज बर्ड्स। पिरामिड ऑफ नंबर्स इन्वर्टेड, ये उल्टा जो पाया जाता है पिरामिड ऑफ नंबर, वो पाया जाता है इन केस ऑफ इन केस ऑफ फॉरेस्ट।
In inverted pyramid, the number and biomass of organism at first trophic level of producer is lowest. इसमें क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर का नंबर है वो कम होता है। जैसे अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम में बात करें तो ट्री का जितना होता है नंबर, उससे ज्यादा वहां पे रहने वालों का हो जाता है। जो हर्बीवोर्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनका होता है। और उससे ज्यादा फिर जो पैरासाइट्स होते हैं जैसे लाइस, बग्स, उनका होता है। और उनसे भी ज्यादा हाइपर पैरासाइट्स जैसे कि फ्लीज एंड माइक्रोब्स का होता है। तो ये बोला जाता है कि पिरामिड ऑफ नंबर्स किसमें इन्वर्टेड पाया जाता है, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है उसमें पाया जाता है। अब हम बात करेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास। जो बायोमास का पिरामिड है वो कैसा दिखेगा। बायोमास pyramid is the graphical representation that determines the relationship between the factors such as number or biomass of different trophic level. पिरामिड ऑफ बायोमास का अगर हम बात करें तो ये अपवर्ड देखने को मिलता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। प्रोड्यूसर्स का जो बायोमास रहेगा वो सबसे ज्यादा रहेगा कंज्यूमर के मास से। इसी तरह फिर सेकेंडरी कंज्यूमर का कम रहेगा प्राइमरी कंज्यूमर से, एंड टर्शरी कंज्यूमर का कम रहेगा। तो अपवर्ड बायोमास पिरामिड जो है, जो दिखता है वो ज्यादातर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में दिखता है मास के केस में। नेक्स्ट अगर हम पिरामिड ऑफ बायोमास देखें इन्वर्टेड के केस में, तो ये हमारा दिखता है जितने भी इक्वेटिक इकोसिस्टम है उनमें दिखता है। क्योंकि ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स है उनका मास बहुत ही कम होता है। वह जो जू प्लैंक्टन्स इनका मास उससे ज्यादा होता है, स्मॉल फिश का उनसे ज्यादा, और लार्ज फिश का बायोमास सबसे ज्यादा। तो एन इन्वर्टेड पिरामिड इज वेयर द मास ऑफ प्रोड्यूसर इज लोअर देन दैट ऑफ कंज्यूमर की। जो ऐसा पिरामिड जहाँ पे मास ऑफ प्रोड्यूसर जो रहेगा वो कंज्यूमर से कम रहेगा तो उसे इन्वर्टेड पिरामिड कहते हैं। और वो पिरामिड ऑफ बायोमास जो इन्वर्टेड शो करता है वो होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। इन्वर्टेड बायोमास पिरामिड एग्जिस्ट इन ओशियंस, पॉन्ड और लेक इकोसिस्टम। नेक्स्ट है हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पिरामिड होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये जो दिखाता है पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि ट्रॉपिक लेवल्स में एनर्जी कितना है। और इकोलॉजिकल पिरामिड में एक ही टाइप का पिरामिड पाया जाता है जो कि हमेशा क्या होता है, अपराइट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ से सवाल बनता है कि कि कौन सा पिरामिड है जो कि ऑलवेज अपराइट होता है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा अपराइट होता है। इसका क्या रीजन है। क्या होता है कि जब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होता है मतलब प्लांट्स जब होते हैं तो ये अपना 100% प्रोडक्टिविटी देते हैं, एनर्जी देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कुछ जो होता है एनर्जी लॉस हो जाता है अपना फूड बनाने में, कुछ एनर्जी लॉस्ट होता है हीट के फॉर्म में, उसके बाद कुछ लॉस्ट हो जाता है डिकम्पोजर के फॉर्म में। और यहाँ से जो प्राइमरी कंज्यूमर में ट्रांसफर होता है वो मात्र 10% ही ट्रांसफर होता है इसका। उसके बाद फिर प्राइमरी कंज्यूमर से जो ट्रांसफर होगा नेक्स्ट टर्शरी में, तो वहां भी 10% ही ट्रांसफर होगा। तो इस वजह से कि इसका 10%, फिर इसके प्रोडक्टिविटी का 10%, इसके प्रोडक्टिविटी का 10%, तो इस रीजन से जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है वो हमेशा अपराइट होता है। नेक्स्ट हम हमारा एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम refers to the flow of energy that occurs along a food chain. एनर्जी फ्लो जो है इकोसिस्टम में वो बताता है कि फूड चेन में फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है। तो only about 1% of the solar energy reaching the earth is used photosynthesis। जो photosynthesis के ड्यूरिंग जो प्लांट्स यूज करते हैं, plants used only 1% of light, plants used only 1%। The process of formation of biological tissues in various organisms is called biosynthesis। कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो फॉर्मेशन होता है बायोलॉजिकल टिश्यूज का उन्हें कहते हैं बायोसिंथेसिस। In fact, the process of biosynthesis represent the conversion of solar energy और light energy into chemical energy। और जो प्रोसेस है बायोसिंथेसिस का वो दिखाता है कि किस तरह से सोलर एनर्जी चेंज होता है केमिकल एनर्जी में। On the contrary, the process of decomposition and decomposition of organic substance is called biodegradation।
और जो प्रोसेस है डिकम्पोजिशन का, विघटन का और ऑर्गेनिक सब्सटेंस के विघटन का, तो इसे कहते हैं हम फिर बायोडिग्रेडेशन। Energy is always transferred from one trophic level to another in an ecosystem. और एनर्जी जो होता है वो हमेशा एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होता है इकोसिस्टम के अंदर। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन जो होता है वो क्या होता है कि कोई एक एरिया है, वहां पे टाइम के साथ क्या चेंजेस आ रहे हैं, कोई एक कम्युनिटी बन रहा है, या अगर पहले से कोई कम्युनिटी है तो वो अदर कम्युनिटी में चेंज हो रहा है, उसे कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। द प्रोसेस बाय विच कम्युनिटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया चेंज ओवर टाइम। देखिए, चेंज ओवर टाइम टू अनदर कम्युनिटी, जब टाइम के साथ अनदर कम्युनिटी में चेंज हो जाए और आर रिप्लेस्ड बाय अदर कम्युनिटीज इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसमें क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन में बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट दोनों आर इन्वॉल्व इन दिस, दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और इसका दो तरह का होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन जो होता है वो दो तरह का होता है, एक प्राइमरी सक्सेशन होता है और एक सेकेंडरी सक्सेशन होता है। प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है कि एक ये न्यूली न्यूली इकोसिस्टम बनता है, न्यूली इकोसिस्टम। और सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है कि किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो गया है, पहले बना था और वो कम्युनिटी किसी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, और फिर उसके बाद जो फॉर्मेशन होता है, नया कम्युनिटी बनता है, उसे सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। आइए देखते हैं हम लोग प्राइमरी सक्सेशन के बारे में। पहले जानते हैं कि प्राइमरी सक्सेशन हैपेंस व्हेन अ न्यू पैच ऑफ लैंड इज क्रिएटेड और एक्सपोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट प्रीवियस लाइफ और अ बैरन हैबिटेट। कोई ऐसा हैबिटेट जहाँ पे कोई लाइफ नहीं था, प्रीवियस लाइफ नहीं था, और खाली हैबिटेट जो होगा वो, और वहां पे जो ऑर्गेनिज्म रहेंगे पहली बार एक्सपोज होंगे, तो उसे कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। ड्यूरिंग प्राइमरी सक्सेशन ऑर्गेनिज्म मस्ट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। दिस कैन हैपन फॉर एग्जांपल व्हेन लावा कूल्स, जब लावा जो ज्वालामुखी जो फटता है तो उसका लावा जब ठंडा होता है तो वो क्रिएट करता है नया रॉक, नया पत्थर। और व्हेन अ ग्लेशियर रिट्रीट्स एंड एक्सपोजेस रॉक्स विदाउट एनी soil. It takes more time as compared to secondary succession as the soil formation process takes place first. उसके बाद क्या होता है कि ये सेकेंडरी सक्सेशन से बहुत ज्यादा टाइम लेता है, क्योंकि पहले सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, उसके बाद फिर जाकर के प्राइमरी सक्सेशन कंप्लीट होता है। ये 3 स्टेज में होता है। सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है पाइनियर स्पीसीज, पाइनियर स्पीसीज। दूसरा जो होता है वो होता है इंटरमीडिएट स्पीसीज। एंड जो लास्ट स्टेबल होता है उसे कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। सबसे पहले क्या होता है प्राइमरी सक्सेशन में, देखिए ये एक बेयर रॉक है, मतलब खाली रॉक है। यहाँ पे लाइकेन ग्रो करना शुरू हुआ, लाइकेन ग्रो किया, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे स्मॉल एनिमल्स आए, प्लांट्स आए एंड लाइकेन्स भी हैं। उसके बाद ग्रासेस उगने लगे एंड पेरेनियल्स उगने लगे। उसके बाद फिर ग्रासेस, शर्ब्स एंड शेड इंटॉलरेंट ट्रीज सच एज पाइन्स वगैरह उगने लगते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ओक एंड ओक एंड हिकोरी, जितने भी जो टॉलरेंट ट्रीज होते हैं वो सब यहाँ पे ग्रो करने लगते हैं, और ये एक स्टेबल कम्युनिटी का फॉर्मेशन करते हैं, स्टेबल कम्युनिटी का फॉर्मेशन करते हैं, कम्युनिटी। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग सेकेंडरी सक्सेशन का। और सेकेंडरी सक्सेशन वैसे जगह पे पाया जाता है जैसे कि देखिए पहले यहाँ पे एक एस्टेब्लिश्ड कम्युनिटी था, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे किसी तरह से आग लग गया, और जब आग लगा तो ये पूरा कम्युनिटी खत्म हो गया। जब ये कम्युनिटी खत्म हो गया उसके कुछ सालों बाद, 1 सालों बाद या 3 से 4 सालों बाद, यहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ कि ग्रासेस एंड पेरेनियल्स ग्रो होना शुरू होते हैं। उसके बाद ग्रासेस के साथ शर्ब्स आने लगते हैं, फिर फाइन्स यंग ओक आने लगते हैं। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे पूरे स्टेबल में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ से भी वही प्रोसेस होता है, पाइनियर स्पीसीज, इंटरमीडिएट स्पीसीज एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। सेकेंडरी सक्सेशन, देखिए यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं कि सेकेंडरी सक्सेशन तब होता है जब एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सॉइल फ्रॉम अ साइट,
मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्टरबेंस, जैसे कि फायर की वजह से, फ्लडिंग की वजह से, विंड स्टॉर्म की वजह से, मतलब कि आग की वजह से, बाढ़ की वजह से और तूफान की वजह से और कोई ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या होता है कि वो पुराना कम्युनिटी जो होता है वो पूरी तरह से तरीके से खत्म होता है, तो can initiate secondary succession. The stage of ecological succession में कुछ स्टेज इंक्लूड होते हैं, जैसे सबसे पहले न्यूडेशन होता है, उसके बाद इन्वेशन, मतलब कि कोई स्पीसीज आके इन्वेज करता है, वहां पे रहना शुरू करता है। अब धीरे धीरे जब स्पीसीज आके रहेंगे तो क्या होगा, फूड के लिए कंपटीशन होना शुरू होगा, कंपटीशन एंड कोएक्शन। उसके बाद जब कंपटीशन होगा तो एक दूसरे के लिए रिएक्शन देंगे, रिएक्शन होगा वहां पे हर एक मॉलिक्यूल्स का, उसके बाद धीरे धीरे क्लाइमेक्स और स्टेबलाइजेशन, कम्युनिटी का फॉर्मेशन करेंगे, इसे ही कहेंगे सक्सेशन। नेक्स्ट अब है कि सक्सेशन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम हाइड्रा, जो पानी में रहते हैं उन्हें, उनका जो सक्सेशन होता है वो कैसे होता है। तो एक्वेटिक सक्सेशन इज अ सीरीज ऑफ स्टेजेस इन्वॉल्विंग द ग्रेजुअल इनफिलिंग ऑफ a shallow lake or pond with sediments, कि ये जो एक्वेटिक सक्सेशन होता है वो इस तरह से शुरू होता है कि धीरे धीरे जो लैक होता है या पॉन्ड होता है उसमें सेडिमेंटेशन होना शुरू होता है, वो भरना शुरू होता है और वो कंप्लीट पूरा लैंड के फॉर्म में चेंज हो जाता है, उसके बाद फिर ग्रो करते हैं। जैसे इट इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग स्टेज, सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, उसके बाद आएगा रूटेड सबमर्ज स्टेज, फ्लोटिंग स्टेज, रीड स्वम्प स्टेज, सेज मिड स्टेज एंड वुडलैंड स्टेज। ये डिफरेंट काइंड ऑफ सक्सेशन के स्टेजेस हैं। अब हम लोग बात करेंगे बायोटिक इंटरेक्शन। बायोटिक इंटरेक्शन मतलब कि दो लिविंग बींग्स के बीच में जो इंटरेक्शंस होते हैं और उनके बीच जो रिलेशनशिप होता है वो किस तरह से होता है, तो वो या तो इंट्रा स्पेसिफिक हो सकते हैं या इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक हो गया बिटवीन स्पीसीज, बिटवीन स्पीसीज मतलब कि दो सेम स्पीसीज के बीच में जो कंपटीशन होगा वो इंट्रा स्पेसिफिक हो जाएगा, और इंटर स्पेसिफिक हो गया कि ये डिफरेंट स्पीसीज के बीच में, डिफरेंट स्पीसीज, बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, कि दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में जब कंपटीशन होगा तो उसे इंटर स्पेसिफिक कहते हैं। या या उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन भी है तब भी इंटर स्पेसिफिक कहते हैं। तो इस तरह से कुछ अलग अलग टाइप के इंटरेक्शन है। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अमेंसेलिज्म है। अमेंसेलिज्म यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे जीरो। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट स्पीसीज रहेगा उसे इस इंटरेक्शन से लॉस होगा, और जो दूसरा स्पीसीज होगा वो अनअफेक्टेड रहेगा, उसे कोई अफेक्ट नहीं होगा, ना ही उसे कोई फायदा होगा ना ही कोई नुकसान होगा। लेकिन जो दूसरे स्पीसीज है, फर्स्ट स्पीसीज, उसे इस इंटरेक्शन से नुकसान होगा। इसका एग्जांपल जो है कि देखिए, वन स्पीसीज रिमेन्स एट अ डिसएडवांटेज व्हाइल द अदर स्पीसीज रिमेन इनइफेक्टिव, कि एक को डिसएडवांटेज मिलता है और दूसरा जो होता है वो इनइफेक्टिव रहता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं। तो पेनिसिलियम, टर्न्स एंड बैक्टीरिया, ये जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये इसे याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसे याद तभी होगा जब आप एक दो बार देखेंगे, और इसे देखने के लिए आपको पीडीएफ में जाना होगा, और पीडीएफ इसका मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ रहेगा और पीडीएफ भी अपलोडेड रहेगा, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को और वहां से अपना रिवीजन कर सकते हैं। दूसरा जो इंट्रैक्शन है वो प्रीडेशन का। प्रीडेशन में क्या होता है कि एक जो ऑर्गेनिज्म होता है, एक स्पीसीज, वो तो बेनिफिटेड रहता है और दूसरा जो स्पीसीज होता है उसे डिसएडवांटेज होता है। तो वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड, दैट इज हंटर, एंड द अदर स्पीसीज प्रे इज हार्म्ड। एग्जाम्पल, डियर हंटिंग बाय लायन, जैसे कि जो प्रे होता है उसे हार्म पहुंचता है। प्रे हो गया जो शिकार होता है, प्रीडेटर जो हो जाता है वो जो शिकारी होता है। तो लायन जो होता है वो प्रीडेटर होता है और डियर जो होता है वो प्रे होता है। तो यहाँ पे लायन को तो फायदा हो रहा है, इसे बेनिफिटेड हो रहा है क्योंकि इसे फूड मिल रहा है, लेकिन डियर को यहाँ पे नुकसान हो रहा है। ये इंट्रैक्शन, ऐसे इंट्रैक्शन को कहते हैं प्रीडेशन। दूसरा है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म भी प्रीडेशन जैसा ही है कि एक को बेनिफिटेड होता है और एक एक अदर जो स्पीसीज होता है वो डिसएडवांटेज में रहता है। वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड द अदर स्पीसीज इज हार्म्ड
इसका एग्जाम्पल इमोटाइल ग्रोइंग ऑन अनदर प्लांट। कोई ऐसा प्लांट है जो कि इमोटाइल होता है और वो किसी और प्लांट में ग्रो करे तो वो पैरासिटिज्म। न्यूट्रलिज्म होता है एक इंटरेक्शन जिसमें दोनों स्पीसीज को ना कोई फायदा होता है ना कोई नुकसान होता है, वो दोनों नॉर्मल होते हैं। तो डू नॉट अफेक्ट ईच अदर, ऐसे को कहते हैं न्यूट्रलिज्म, मतलब कि न्यूट्रल होना। और कंपटीशन, कंपटीशन कभी भी सही चीज नहीं होता है। तो कंपटीशन में दोनों को नुकसान है, स्पीसीज ए को भी स्पीसीज बी को भी। बोथ species are affected. Example, the problem of food housing, such as the lack of rats, will affect both the cat and the snake. ये दोनों को ही नुकसान करेगा, दोनों ही डिसएडवांटेज। अगला जो इंट्रैक्शन है वो है कॉमन सेलिज्म का। कॉमन सेलिज्म में होता है कि वन गेट बेनिफिटेड एंड वन गेट नो अफेक्ट। वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड अदर स्पीसीज इज अनअफेक्टेड। इसका जो एग्जांपल है वो है सकर फिश रिमेन्स अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ द शार्क। शार्क एक फिश है जिसमें कि अटैच होता है, एक शकर फिश होता है, वो हमेशा उसके सरफेस पे अटैच होता है, जिससे कि उसको तो शकर फिश जो होता है उसे तो फायदा होता है, लेकिन जो शार्क होता है उसे कोई ना ही फायदा होता है ना ही नुकसान होता है, न्यूट्रल। तो इसीलिए इसे कहा जाता है कॉमनसेलिज्म। और म्यूचुअलिज्म एक इंटरेक्शन है जिसमें दोनों को फायदा होता है, दोनों गेट बेनिफिटेड, बोथ स्पीसीज बेनिफिटेड। इसका एग्जांपल है लाइकेन। लाइकेन जो है ये फंगी प्लस एल्गी, इसके कॉम्बिनेशन को कहा जाता है लाइकेन। और ये दोनों म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप दिखाते हैं, फंगी प्लस एल्गी, वेयर फंगस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एल्गी। और फंगस जो है वो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन एल्गी के लिए, एंड द एल्गी जो होता है वो प्रोवाइड करता है फंगस के लिए फूड। आई होप आप लोगों को ये सारे इंट्रैक्शंस क्लियर हो गए हैं। और जरूर करके इसके एग्जांपल्स ध्यान में रखें कि म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल क्या होगा, कमेंसलिज्म का क्या होगा, कंपटीशन का क्या होगा, न्यूट्रलिज्म का क्या होगा, पैरासिटिज्म का क्या होगा, प्रिडेशन क्या है, एमेंसलिज्म क्या है। ये सारे टर्म इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो है अब हम बात करेंगे कि इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, कि इकोलॉजी का कितना इफिशिएंसी है, कितना उसका कैपेबिलिटी है। द एफिशिएंसी इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड इनटू बायोमास एंड मेक इट अवेलेबल फॉर अदर हायर लेवल ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। कि एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है, कितना बायोमास, और उससे जो बनाता है कि अदर हायर लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब एक ट्रॉपिक से जो दूसरे ट्रॉपिक लेवल के लिए जो पास करता है, उसे इकोलॉजिकल एफिशिएंसी कहा जाता है। तो इसका फॉर्मूला है कि एनर्जी यूज्ड इन बायोमास प्रोडक्शन एट ट्रॉपिक लेवल, कि ट्रॉपिक लेवल पे कितना एनर्जी यूज्ड हो रहा है बायोमास प्रोडक्शन के लिए, अपॉन एनर्जी यूज्ड इन बायोमास प्रोडक्शन एट प्री ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल से पहले कितना एनर्जी यूज हो रहा है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो इससे हमारा इकोलॉजिकल एफिशिएंसी निकल आएगा। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ सब्सटेंस, कि सब्सटेंस का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म, या फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस। जैसे द क्रिएशन ऑफ लिविंग बींग्स डिपेंड्स ऑन द फ्लो ऑफ एनर्जी, जो लिविंग बींग्स होते हैं वो डिपेंड्स करते हैं किस पे, फ्लो ऑफ एनर्जी एंड सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट के सर्कुलेशन पे विद इन द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अंदर। इन द बायोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, various biotic and abiotic elements circulate through different cycles in such a way that the gross mass of these elements remains almost the same, and these elements are always available for the consumption of biological communities। कि कुछ सब्सटेंस जैसे बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर जो होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो सर्कुलेट करते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट अपने फेजेस में, जैसे एटमॉस्फेयर टू हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर टू लिथोस्फेयर। और वो ग्रॉस मास में इसी तरह से अपना बस फॉर्म चेंज करते हैं, जगह चेंज करते हैं, और वो हमेशा सेम होते हैं और सेम एलिमेंट्स रहते हैं, और ये हमेशा अवेलेबल होते हैं फॉर कंजम्पशन ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटीज। तो ये जो हो रहा है कि साइकिल जो चल रहा, उसे जो कहेंगे कि फ्लो ऑफ न्यूट्रिशन, एक तरह से बोल सकते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स का फ्लो हो रहा है उसे क्या कहा जाता है। तो जो फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स है उसे कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन, सॉरी ये बायोजियोकेमिकल साइकिल।
बायो जियो केमिकल साइकिल एक टर्म है और ये बताता है कि मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स दिखाता है ये। तो इसे ही कहते हैं बायोजियो केमिकल साइकिल। बायोजियो केमिकल साइकिल जो होता है, मतलब न्यूट्रिएंट साइकिल जो होता है, ये दो तरह का होता है। एक तो होता है गैसियस साइकिल होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल गैसियस साइकिल में जो होता है वो हो जाएगा वाटर साइकिल, फिर हो जाएगा कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। जितने भी गैसेस के साइकिल चलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल, ये सब जो है ये हो जाते हैं गैसियस साइकिल। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं, इसमें ऑक्सीजन साइकिल भी इन्वॉल्व रहेगा। ऑक्सीजन साइकिल सेडिमेंट्री साइकिल का बात करें तो इसमें एक आ जाता है आपका फॉस्फोरस साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, और दूसरा आ जाता है सल्फर साइकिल। तो ये जो मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो रहा है इन ये दो फॉर्म में, एक गैसियस के फॉर्म में, एक सेडिमेंट्री के फॉर्म में, तो इसी का साइकिल है। अब हम लोग बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जितना अभी हम लोग पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आए हुए हैं कुछ एग्जाम्स में। तो ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस है और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इसी तरह का सवाल कुछ बन सकता है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द 10% रूल रिलेटेड टू। ये 10% रूल जो दिया था वो दिया था लिंडमान ने और इन्होंने बताया था कि जो एनर्जी है, एनर्जी एनर्जी ट्रांसफर ऑलवेज इन 10% ईच ट्रॉपिक लेवल। कि वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल जो है वो ट्रांसफर होगा ओनली 10% ऑफ एनर्जी। तो ये 10% रूल किससे रिलेटेड है? तो ये है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो क्या होगा, जो हमारा ट्री जो होता है, ट्री, ये तो मान लीजिए ये जूल में होता है। ये अगर 1000 जूल एनर्जी बना रहा है तो ये पास करेगा जो अपने प्राइमरी कंज्यूमर जैसे होते हैं हर्बीवोर्स, प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स में, तो ये करेंगे ओनली 10%। तो मतलब 10% इसका ये हो जाएगा 100 जूल। उसके बाद फिर नेक्स्ट 10, इसी तरह से ये 10-10% हर एक ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होते जाएंगे। इसे ही कहा जाता है 10% रूल और दिया था लिंडमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ एनर्जी डज अ ट्रॉपिक लेवल गेट फ्रॉम इट्स प्रीवियस लेवल। कि कोई एक ट्रॉपिक लेवल कितना एनर्जी प्राप्त करता है अपने पिछले ट्रॉपिक लेवल से। तो अभी हम लोग बात किए कि ये जो होता है, यहाँ पे कुछ गलती है ऑप्शंस में, यहाँ पे परसेंटेज होना चाहिए 1%, ये 10%, 20% एंड 30%। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द फूड चेन। कि कौन फूड चेन बना रहा है। तो सबसे पहले ग्रास, वीट, मैंगो। कि ग्रास को खाएगा वीट, वीट को खाएगा मैंगो, तो ये तो नहीं। बी जो है वो है ग्रास, ग्रास को खाएगा गोट, गोट को खाएगा मैन। ये बिल्कुल सही है कि ग्रास गोट खाता है और मैन जो है वो गोट को खाते हैं। तो ये फूड चेन बना रहा है।
बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी फूड चेन नहीं बन रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे बोला गया नॉट करेक्ट, इस पे ध्यान देना जरूरी होता है, एग्जाम्स में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होते हैं। बोला जाता है नॉट करेक्ट और हड़बड़ी में सब करके आ जाते हैं करेक्ट वाले, उसके बाद फिर हो जाता है गलत। तो इसीलिए इस चीज पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ बोला गया कि ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही नहीं है। तो in a food chain, tropic dynamics refers to the transfer of energy from one tropic level of another. नेक्स्ट जो हमारा है वो है कि in the deeper parts of the oceans, primary production is almost zero. तो ये बिल्कुल सही है कि जो ओशियन का जो एकदम डीपर पार्ट होता है वहां पे जो प्रोडक्शन होता है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है, क्योंकि क्या होता है कि ओशियन का जो सबसे, अगर मान लिया जाए ये एक ओशियन है तो इसका जो सबसे निचला पार्ट होगा यहाँ पे लाइट ही नहीं पहुंच पाएगा। जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी ये यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा, जिसके वजह से यहाँ पे कोई भी फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होगा ही नहीं। तो यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्शन जो होगा वो ऑलमोस्ट जीरो होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट जो है वो है प्राइमरी कंज्यूमर्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स जो होता है वो कहलाता है, प्रोड्यूसर को कहते हैं, प्रोड्यूसर, ना कि प्राइमरी कंज्यूमर। तो ये जो यहाँ बोला गया नॉट करेक्ट, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। Next question is which are the productive components among the biotic components of the ecosystem? इनमें से कौन सा है बायोटिक कंपोनेंट जो कि प्रोडक्टिव कंपोनेंट्स है। तो प्रोडक्टिव कंपोनेंट्स कौन सा हो जाएगा, काउ, पिकॉक, टाइगर और ग्रीन प्लांट्स। तो प्रोडक्टिव कंपोनेंट हो जाएगा ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कम्स अंडर। जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होते हैं उसके अंदर कौन आते हैं, तो उसके अंदर आते हैं ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम इज। इकोसिस्टम का जो प्राइमरी सोर्स है वो क्या है, वो होता है सोलर एनर्जी। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी करेंगे। विच आर प्राइमरी प्रोड्यूसर, इनमें से प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है, तो ये हो जाएगा ऑटोट्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है व्हाट डज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट रिप्रेजेंट, कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्टिव लैंड एंड वाटर टू मीट रिसोर्स रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन पेस्टिसाइड आर स्प्रेड ऑन अ फूड क्रॉप। जब कोई क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन पेस्टिसाइड है जिसे स्प्रे किया जाता है फूड क्रॉप में, द ऑर्डर ऑफ द फूड चेन इज फूड क्रॉप, फिर उसे खाएगा रोडेंट, रोडेंट को खाएंगे स्नेक एंड स्नेक्स को खाएंगे ईगल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड एक्यूमुलेट इन द फूड चेन। तो हम लोग अभी एक्यूमुलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो ये किसमें एक्यूमुलेट करेगा, जो हायर हायर ट्रॉपिक लेवल रहेगा। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी ईगल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमंस आर इन द फूड चेन। ह्यूमंस जो है वो फूड चेन में क्या है, तो ये क्या होते हैं, ये प्राइमरी तो नहीं, प्रोड्यूसर तो नहीं होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर ओनली नहीं होंगे, क्योंकि ये सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर बस नहीं होंगे। यहाँ पे ओनली दे दिया है इसीलिए ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर्स ओनली दे दिया है, ये ओनली के वजह से ये नहीं होंगे। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा, ये प्राइमरी भी होते हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर भी होते हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट फ्रूट्स भी खाते हैं जो कि प्लांट से ले रहे हैं, तो ये प्राइमरी हो गया। एंड सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया कि जो हर्बीवोर्स होते हैं, जैसे ये गोट वगैरह हो गया, ये सब भी ह्यूमन कंज्यूम करते हैं। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स दोनों हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ओमनीवोर। ओमनीवोर्स जो होता है ये प्लांट प्लस मीट ईटर दोनों होते हैं, इसे कहा जाता है ओमनीवोर्स। तो इसका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, तो इसका जो सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएगा वो हो जाएगा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, कार्निवोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाईएस्ट न्यूट्रिशनल लेवल इज अचीव्ड इन द इकोसिस्टम। ये जो हाईएस्ट न्यूट्रिशनल लेवल है वो किस पे पहुंचता है इकोसिस्टम में, तो ये जो पहुंचेगा वो ओमनीवोर्स के पास पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर डीडीटी इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इकोसिस्टम।
डीडीटी एक पेस्टिसाइड है जिसका छिड़काव किया जाता है। तो अगर हम इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस करते हैं तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीडीटी दिखेगा? तो अभी हम लोग बायो मैग्निफिकेशन जो पढ़े थे, बायो मैग्निफिकेशन, वो इसी से रिलेटेड था। तो बायो मैग्निफिकेशन अगर आपको समझ में आया होगा तो आप इजिली ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो हायर ट्रॉपिक लेवल में रहेगा वही उसी में जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी का देखा जाएगा। तो जो ग्रास ऊपर है ये तो नहीं होगा, लैम नहीं होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्नैक। नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग बढ़ेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, बेस्ड ऑन द एस्टिमेशन ऑफ डीडीटी कॉन्सेंट्रेशन इन द एक्वेटिक इन्वायरमेंट, की एक्वेटिक इन्वायरमेंट में अगर हम बात करें डीडीटी कॉन्सेंट्रेशन का, तो द लेवल ऑफ पॉल्यूशन इन द फूड चेन इंक्रीजेस इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, की जो पॉल्यूशन है फूड चेन में वो किस सीक्वेंस में बढ़ेगा? तो बात हो रहा है यहाँ पे एक्वेटिक इकोसिस्टम का, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा होगा? तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो बर्ड है ये तो बर्ड एक्वेटिक में आएंगे ही नहीं। तो सबसे पहला हो जाएगा वाटर प्लांट, उसके बाद वाटर प्लांट को खाएंगे स्नेल, स्नेल को खाएंगे फिश, और फिश, ये जो बर्ड है वो हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स इन एन इकोसिस्टम कॉल्ड? कि जो एलिमेंट्स का साइक्लिंग होता है जैसे अभी हम लोग पढ़े थे, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्सेनिक प्रेजेंट इन ग्राउंड वाटर कैन बी पार्शियली रिमूव्ड। आर्सेनिक जो ग्राउंड वाटर में पाया जाता है उसे हम लोग पार्शियली कैसे हटा सकते हैं? तो ऑप्शन ए जो हमारा है, अलोंग विद द रिमूवल ऑफ आयरन बाय प्रिसिपिटेशन एंड कोगुलेशन मेथड ऑफ, इफ आयरन इज आल्सो प्रेजेंट इन द वाटर, कि हम लोग इस मेथड से हटा सकते हैं। या फिर by boiling even though iron is absent in water, और ऑप्शन सी जो है बाय यूवी ट्रीटमेंट, एंड ऑप्शन डी जो है बाय फिल्ट्रेशन इवन दो आयरन इज एब्सेंट इन वाटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अलोंग विथ द रिमूवल ऑफ आयरन, किस मेथड से? प्रिसिपिटेशन मेथड और कोगुलेशन मेथड के द्वारा, अगर आयरन प्रेजेंट है वाटर में तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सोलर एनर्जी, कि सोलर एनर्जी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या रोल है? तो इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है वो है ऑक्सीजन साइकिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एनर्जी ऑफ पिरामिड इन द इकोसिस्टम, ये हमेशा क्या होता है? ये हमेशा अपराइट होता है, स्ट्रेट, ये अपराइट होता है, ऑलवेज अपराइट। Next question is, which of the following converts solar energy into chemical energy most efficiently? कौन होता है जो कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में इजिली? तो ये हो जाते हैं, ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और ऑटोट्रॉप्स कौन कौन से होते हैं? ऑटोट्रॉप्स में कौन कौन से आते हैं? एल्गी आते हैं एंड प्लांट्स आते हैं। तो यहाँ पे जो टाइगर है ये तो मैमल्स में आता है, अर्थवर्म भी नहीं होगा, हाइड्रा भी नहीं होगा, ये सब लोअर एनिमल्स है। प्लांट्स में ये आता है, क्लोरेला जो है ये एक एल्गी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस इट्स फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस? इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो प्रोड्यूस करता है अपना फूड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से? तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को कौन यूज करता है? तो ये जो यूज करता है वो प्लांट यूज करता है। तो रबर प्लांट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है, दिस प्लांट हैज लीव्स which are used as a vegetable, ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स सीड्स, दिस इज प्लांट ऑफ। ये कौन सा प्लांट है जिसे वेजिटेबल के रूप में यूज किया जाता है, उसके बाद इससे ऑयल भी प्राप्त किया जाता है इसके सीड से? तो ये कौन सा प्लांट है? तो स्पिनच तो एक साग हो गया, तो ये तो नहीं होगा। कोकोनट भी नहीं होगा क्योंकि इसे वेजिटेबल के रूप में नहीं यूज करते। कैबेज से हम ऑयल रिलीज नहीं करते। मस्टर्ड जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसका जो लीव्स होता है वो हम लीव्स, इसका साग जो होता है उसे वेजिटेबल के रूप में यूज करते हैं, और इसका जो सीड्स होता है उससे हम लोग ऑयल निकालते हैं। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा।
आज का ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था, तो आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आया और हमारे साथ बने रहे, ताकि आपका इन्वायरमेंट जो है वो स्ट्रांग हो सके और आप एग्जाम्स में इजीली कर सके। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस अगर लगा पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। और अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आप फीडबैक जरूर दें कमेंट बॉक्स में कि आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि थोड़ा स्पीड चल रहा है, क्योंकि ये थोड़ा क्विक रिवीजन है CBT 2 के लिए। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।